मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected dignitaries, all teachers and members of society, Anjuman and Mehboobiya Jugan Society, first of all, I want to thank all the members of society who arranged this educational and the most important program for the teachers. First of all, I want to say, teaching is a noble profession. We know. We have been a teacher. But here is the question mark. By choice or by chance? We have to think today. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन में हमारा इंतखाब किया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसलिए मैं बताया आपको कि क्या हम टीचर बाय चॉइस बने हैं या बाय चांस बने हैं। ठीक है, जैसा मैं अपना इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ कि आई बिकेम अ टीचर बाय चांस। मुझे एक चांस मिला और मैं टीचर बन गया। इट वॉज नॉट माई चॉइस टू बी ए टीचर। तो हो गए मेरे जैसे भी हो गए कि जो एक मौका मिला वो टीचर बन गए हैं, लेकिन इस चांस को हम अपनी चॉइस बना लेते तो ही हम जो है इस प्रोफेशन का हक अदा कर सकते हैं। We know that Dr. APJ Kalam, the ex-president of India, he once said, if as a teacher the people remember me is the greatest honor for me. उन्होंने कहा कि अगर कभी दुनिया मुझे एक टीचर की, एक मौलिम की हैसियत से अगर याद रखती है तो मुझे बहुत बड़ा मेरे लिए एहसास है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने मौलिम बना के भेजा है। कितना बड़ा एहसास है कि हमको नबी वाला पेशा मिला है। जैसा कि अभी मैं जनाब हनीफ साहब को समाअत फरमा रहा था, ही वॉज टेलिंग दैट उनका एक जज्बा यहाँ पर देखने मिला और उनकी तड़प। माशाअल्लाह आप जो है एक ऐसे सोसाइटी में काम कर रहे हैं कि जहाँ के जिम्मेदारान इतना आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि किस तरह हम उनका जो है उनको जो उनकी तड़प है उस हिसाब से उनको कितना उनको उसको वापस दें। और वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनका सिर्फ एक ख्वाब है कि हमारे उर्दू मीडियम के तलबा शहर परली के दीगर मदारिस के मुकाबले में आ जाए इन द कॉम्पिटिशन ऑफ अदर स्कूल्स। दो जनरली इट इज अ रॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ आवर कम्युनिटी। हमारी समाज का एक बहुत गलत एक हमारा फर्ज कर लिया गया है कि उर्दू मीडियम के तलबा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उर्दू मीडियम का तालिब इल्म अगर उस पर मामूली थोड़ी तवज्जो दी जाए, अब तवज्जो जो है दोनों जानिब से होती है, एक उसके सरपरस्त और असातिज़ा। तो ये मैं चाहूँगा कि फिर आप देखिए वो तालिब इल्म कहाँ से कहाँ जाता है। जैसा कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स औरंगाबाद में हो चुके हैं कि वहाँ से IAS भी बना है बच्चा, वहाँ से कई बच्चे हर साल CA बन रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने किस तरह उनके पेरेंट्स को जगाया, पेरेंट्स को एग्री किया और इस तालीम इदारे में लेकर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी एक ऐसी जबान है जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और हमारा ये भी बोलना है कि इंग्लिश
इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ योर हायर एंड क्वालिटी एजुकेशन। समझ लीजिए आप कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि नीट क्रैक करने वाले जो बच्चे थे 705 680 मार्क लेने वाले, उस रैंक में हमारे तुलबा नहीं है। तो हम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन इज ओनली दैट द फियर ऑफ इंग्लिश, द लैक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमने अपने आप को अंग्रेजी का डर बिठा लिया। दो वी आर टीचर्स बट वी कांट स्पीक गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। What is the reason behind? We have neglected English as a language. Only we are teaching English as a subject. You have to keep in your mind, English is not only a subject but also it is an international language. तो सबसे पहले उसको लैंग्वेज को समझना है आपको, सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट ओनली, ये लैंग्वेज है। फर्स्ट वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज थॉरोली। ये टीचर को सीखना है पहले लैंग्वेज। जैसा कि हम देखते हैं अगर जग में पानी भरा हो तो एक गिलास के अंदर पानी आएगा, अगर जग ही खाली हो तो क्या गिलास भरेगा। सो हियर आर सम टिप्स टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। कुछ टिप्स है हम लोगों के लिए, कुछ आपको भी करना रहेगा। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपको शो करेंगे कि किस तरह हम अपने आप को और अपने तुलबा को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह हम उनको उर्दू से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो जाती है बच्चों की। आपने देखा होगा कि इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट, इफ वी प्रोवाइड a chance to a Urdu medium student, he does well in every field. बहुत अच्छा करता है हर फील्ड में, लेकिन हमको थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत है, थोड़ा उसको ऊपर लाने की जरूरत है, उसके दिल से अंग्रेजी का डर, खौफ, फियर निकालने की जरूरत है। इसी तरह ये भी बता दो, इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन एज द सेम ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। अब देखिए किस तरह इंटरडिपेंडेंट है चीजें, पहले आप ये समझ लेते हैं। इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ योर इंग्लिश एंड बेसिक इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ योर ग्रामर। ये तीन चीजें एट अ टाइम काम करती है। सिर्फ अगर कोई ये समझ ले कि भाई आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आई कैन डेवलप माई सेल्फ, ये हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उसका ग्रामर और उसका बेसिक अच्छा ना हो। तो व्हाट इज बेसिक ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों चीजों को हम एट अ टाइम यहां समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, before starting my lecture on the black white board, I want to know in the audience who teach English at primary level. Please raise your hands on it. Okay, we teach English for primary level. Only 4 to 5 hands are raising. 5-6 टीचर हैं यहाँ जो प्राइमरी 1st to 5th को इंग्लिश पढ़ाते हैं। So I consider that the other who are sitting in the audience, they teach English for high school. Please raise their hands. Only 5 to 7 English teachers are present here. अब मेरा बोलना यह है कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं तो क्या वो इस लैंग्वेज को निगलेक्ट कर सकते हैं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। It is a golden opportunity for other teachers that they have got a chance to attend English lecture. कि आप भी इंग्लिश लेक्चर का किस तरह होता है, you have to take some interest because you also can guide the student. आप भी तालिब इल्मों को रहनुमाई कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। तो चलिए, now I am going to start my session. If someone says me, what difficulties generally do you face during teaching English? If you have
difficulty, you can share your question or difficulty from the audience. What difficulties do you face? Without understanding your problem, I can't start my lecture. क्योंकि मेरे पास में जो मेरा प्रॉब्लम्स है मैं वो यहाँ शो करूँगा, बट आई वांट टू नो योर प्रॉब्लम फर्स्ट. आपके अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन शेयर. सर एक माइक है क्या हो गई दीजिए. Please, do you have any question? Sir, please. The primary level student, first to fifth, writes spelling of glass, G-I-L-A-S, then why it is wrong? The primary level student, first to fifth, writes the spelling of glass, G-I-L-A-S, then why it is wrong? Sir is telling that student of standard 5 write the spelling glass, G-L-I-E-G-L-I-L-S, ग्लास. चलिए सर ने कहा है कि उसको ग्लास की स्पेलिंग इस तरह लिखता है, ठीक है. गिलास, yes. Why it is wrong? Generally, it is our fault. We are not introduced the sounds of English alphabet. English alphabet के sounds होते हैं. First we have to teach them those sounds. Generally, we say गिलास, ठीक है. जबकि इंग्लिश में ग्लास, इट इज फॉर बोथ. जो हम पानी पीते हैं उस ग्लास के लिए भी यही वर्ड है और जो कांच है उसके लिए भी यही स्पेलिंग यूज होती है. लेकिन बच्चा जो है जनरली वो सुनता है गिलास गिलास बिकॉज इट इज अ कॉमन वर्ड विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. हम अपने लाइफ में जो सुनते हैं वही हम उसको फॉलो करते हैं. सो it is the duty of a teacher, always he should pronounce correctly of any word. किसी भी वर्ड को उसने सही प्रोनाउंस करना चाहिए. तो मैं ये बता रहा था कि at primary level what we have to teach them, हमको क्या पढ़ाना है. Generally it is taught in a primary level A, B, C, D, E, F. Am I right? यही पढ़ाते हैं इसको, ठीक है. लेकिन अब जो है ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है. इट इज नॉट ABCD. अब इसको हमको बच्चों को पढ़ाना है जैसा हम 12 खड़ी पढ़ाते हैं मराठी की. वी हैव टू से देम दैट द साउंड ऑफ ए जो है वो अ है. बिल्कुल उसको जो है मराठी के साउंड की तरह ये ब है. जनरली वी आर टीचिंग, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो बहुत पुराना मेथड हो गया ABCD. नाउ इट इज द लेटेस्ट मेथड. वी हैव टू टीच देम द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स. अ ब. अब ये आके यहाँ मसला आता है कि इसको हम स कब बोले और क कब बोले. बिकॉज सी गिव्स द ट्रू प्रोनाउंसिएशन. दो अल्फाज की अदायगी देता है ये. समटाइम वी recite C as a K and sometime we recite C as a C. अब ये प्राइमरी लेवल का है कि हम जो है किस तरह से बच्चों को बताएं कि भाई इसकी आवाज कब के निकलती है. बच्चे को पढ़ाया जा रहा C और उसको बोला जा रहा है ये कैट है. वो परेशान है कि अभी सर ने इसको C बोला और ये कैट कैसे क्या हो गया. अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं उसको C और फिर लिख रहे हैं सिनेमा. बच्चा परेशान है. अब उसको बोल रहा हो केनेमा. अरे सर अभी तो आपने कहा कि ये के है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. जैसे ये प्रॉब्लम फेस करता है आई स्टूडेंट कंसिडर दैट इंग्लिश इज नॉट फॉर मी. अब उसके दिमाग में बैठ जाता है कुछ भी लिख रहे कुछ भी पढ़ा रहे मेरे को. अभी सर ने कहा कि इसको कैट, इसको सी बोलो, फिर वो बोला सेट, तो बोले नहीं कैट है ये के है. अब ये प्राइमरी लेवल पे
पहला ही प्रॉब्लम ही और शी फेसेस इन द क्लास। अब उसके दिमाग में आता है इंग्लिश अपने बस की नहीं है। बस ये कंसिडरेशन जिस स्टूडेंट के अंदर माइंड में आ गया, ही विल नेवर लर्न दिस न्यू लैंग्वेज बिकॉज he has set his or her mind, इंग्लिश अपने बस की नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लिया। यार मार रहे मेरे को, ये अभी बोल रहे थे सर इसको सी बोलना है, यार अभी के की आवाज निकल रही, कैट बोल रहे हैं, और अभी मैंने जब इसको कैनिमा पढ़ा, अब बोले सिनेमा पढ़। अब ये प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गया। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश रीडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दे डोंट नो द साउंड ऑफ ऑल द 26 अल्फाबेट्स। तो हमको ये प्राइमरी लेवल में जब हम इसको ABCD बोल रहे हैं तो हम उसके दिमाग में गलत साउंड्स भर रहे हैं। सो इट इज आवर ड्यूटी कि उनको पहले ही दिन से इसके जो साउंड्स है उससे पूरी तरह इंट्रोड्यूस करा। इसको F बोल रहे हैं और फो पढ़ रहे हैं, इसको फॉर फिश, डायरेक्टली आपको फो ही बोलना है, उसको F बोल के फिर फो बोल रहे हैं। अब उसके माइंड में ये कंसिडरेशन जा रहा है कि इसको F बोलना कि फो बोलना। अब ये जो है हम यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट करते हैं फिश, अब उसके दिमाग में F चलते रहता है कि तो F है, अब इसको मैं पढ़ूं कैसा, F चल रहा दिमाग में उसके। लेकिन जैसे आप उसको बोलते हैं कि F नहीं F, बस आपको इतना ही काम करना है एट अ प्राइमरी लेवल कि उसके माइंड में पूरे 26 अल्फाबेट्स विद जैसे मराठी के साउंड्स होते पूरे बिठा दीजिए आप। अब ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे आपको जिसके 2 प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि क्लास, सही है, तो यहां पर बोल रहे हैं इसको जी, पढ़ा रहे हैं उसको हम जी, लेकिन उसका साउंड हम दे रहे हैं ग का। तो हमको ये भी समझाना है उसको कि हाउ टू जी को ग और कब उसको जी बोलना है, जी का साउंड कब निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, here are 2G। जनरली बच्चों को बता दीजिए कि जब भी लास्ट में ई आता है वो गैरेजी बोल देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बता दीजिए कि लास्ट में जब भी ई आता है उसका अपना कोई साउंड नहीं होता है। अब आ जाइए, इसको पढ़ेंगे हम गैर है। अब यहाँ पे गैर है, अरे सर अभी आपने कहा गो है तो फिर यहाँ जो साउंड कैसे दे रहा है। बस इट इज योर ड्यूटी कि ऐसे कुछ वर्ड्स आपको अपनी ओन स्ट्रगल से आपको फाइंड आउट करना है और बच्चों को बताना है, तो उनको भी इंटरेस्ट आता है कि मुझे कुछ तो भी नया सीखने मिल रहा है कि भाई कब इसको गो पढ़ना है, कब इसको जो पढ़ना है, गैरेज। और उनको बता दीजिए, वरना जैसे ये इसको पढ़ा हमने कम, अब अगर जैसे हमने उसको ई लगा दिया ना, बोलते कमी, तो उनको बता दीजिए कि ई जो होता है लास्ट में उसका अपना कोई साउंड नहीं होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइमरी टीचर, ऑल द अल्फाबेट विद देयर करेक्ट साउंड्स। इतना आप काम करें। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप होती है 2 लेटर वर्ड्स एंड 3 लेटर वर्ड्स। जी आपको नहीं पढ़ना। जी बिल्कुल, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो आवाज निकलता है आवाज बच्चों को बताना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ABCD अगर नहीं पता है तो बच्चों को वो समझ में नहीं, कहा ये बताते हुए उसका आवाज बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, मैं हनीफ सर से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल उनका बोलना ये है। लेकिन आप जो है, जब छोटी क्लास में बच्चा होता है, जैसे भी आप देख रहे हैं कि आपके बाजू में मेरा बच्चा बैठा है, वो KG में जा रहा है, अभी वो KG में, उनके टीचर उनको कोई नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई ए भी है। वो डायरेक्ट घर में आके जब उसकी मम्मी ने कहा कि बोले नहीं ए नहीं मम्मी ये ये ब, क्योंकि जो टीचर की बात होती है वो बच्चों के माइंड में हमेशा, हाँ ठीक है बड़ी क्लास के बच्चे बोलेंगे ABCD, अभी उसको नहीं मालूम जिसको ABCD बोलते हैं। जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं जो क्लास में आके सीखेंगे, ये हमको पता है ये ABCD है, लेकिन वो ABCD उनको बाद में समझ में आता है कि ABCD इज द नेम ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इन इंग्लिश, लेकिन व्हाट आर देयर साउंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये प्रॉब्लम हमको आगे नहीं आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने जैसे एक नाम है, फॉर एग्जांपल अकबर अगर मैं लिखता हूँ तो मैं उर्दू भी पढ़ा सकता हूँ, तो साथ में मैंने यहाँ पर को तोड़ के लिख दिया। ये सेकंड क्लास के अंदर अगर आप बोलते हैं तो सेकंड क्लास के फर्स्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं अभी, तो वैसा ही सेम मैं उसको मराठी में भी लिख दे रहा हूँ अकबर। अब उसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, तो बच्चे को जो है कुछ भी नहीं, खाली वो समझ जाएंगे ये भी ओ है, ये भी को है, ये बो है, और ठीक है इसमें ये बढ़ गया है, वो बार नहीं हो पर है। तो ऐसी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस इफ वी टेक इन आवर क्लासेस, तो आप देखिए कि हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उर्दू से जल्दी जो है इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हो। इसके अंदर कोई ना जेर है, ना जबर है, ना तस्दीद है, ना इसमें कोई उकार है, ना विलांटी है, ना कुछ ऐसे। तो इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, सो इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, बट वी नेग्लेक्ट इट, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू systems of education. There are so many video available on YouTube. You can take the help of, आप देखिए अभी वो ऐसी नज़में कई आ चुकी है, और वो चले गए रेक्टिफाइड नज़में, जॉनी जॉनी और ये वो सब दीवार हो चुके हैं सब। अब न्यू मेथड्स आ गए हैं। We have to take the help of those videos which are uploaded free on the YouTube. लेकिन हम अपना वक्त जो है एजुकेशन की बजाय हम दूसरे YouTube देख रहे हैं। तो प्राइमरी के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फॉर योर ईज, आपके आसानी के लिए, बट हमको ये अपना ओन स्ट्रगल से डेवलप करें प्राइमरी टीचर्स के लिए कि हाउ टू टीच द साउंड्स एंड हाउ टू इनकलकेट द रीडिंग हैबिट्स, कि हम अपने बच्चों में के साउंड और उनकी रीडिंग हैबिट को कैसे कर सकते हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शंस वी कैन यूज इन आवर क्लास। ठीक है भाई, बच्चों को नहीं समझता, अभी सिंपल इंस्ट्रक्शन, दिन में हम सिर्फ 5 इंस्ट्रक्शन को 25 बार क्लास में यूज करें। ओनली 5 इंस्ट्रक्शन फॉर अ डे इन इंग्लिश, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मैं आई कम इन, उनको आदत डाली, मैं आई कम इन, मैं आई गो टू। क्या हम उर्दू मीडियम में होकर हम ये नहीं सिखा सकते? आप बच्चा भी जब घर में जाएंगे तो उसके पेरेंट्स ये देख के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ तो भी इंग्लिश के 5 सेंटेंस, एक माहौल बना दिया कि आज हम ये 5 सेंटेंस सब बोलेंगे क्लास में। मैं आई कम इन, मैं आई गो आउटसाइड, मैं आई सिट, मैं आई गो टू वॉशरूम, मैं आई गो टू वॉश हैंड। कल हमारे बच्चे की मम्मी उनको बोल रहे थे कि बेटे क्या क्या बोले, तो बोले मैं आई हैंड वॉश। उनके मम्मी ने बोला ऐसा नहीं नहीं नहीं, हैंड नहीं, पहले वॉश है फिर हैंड है, मैं हैंड वॉश। तो इस तरह से बच्चा जो है इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो ये लोअर क्लासेस के बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चे पर। सो इट इज आवर ड्यूटी टू यूज सिंपल इंस्ट्रक्शंस, दो वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। उर्दू में तो हम बोल रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बोलिए हाँ ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। या स्पेशली जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं 1st to 4th में तो कोई स्पेशल टीचर होता नहीं है, ऑल द सब्जेक्ट यू हैव टू टीच। तो वहाँ तो ठीक है, एक डिसाइड कर लीजिए कि बिफोर इंटरवल और आफ्टर इंटरवल से इंग्लिश, सिंपल इंस्ट्रक्शन, ओनली 5 इंस्ट्रक्शन पर डे। तो माँ बाप भी बोलेंगे नहीं, अब जो सेमी इंग्लिश है वो तो और भी हमारे लिए अच्छा है। सेमी इंग्लिश के लिए कि 1st to 4th में अगर बहुत सारे बच्चों को लिसनिंग हैबिट होती है, तो जब 5th में स्टार्ट होता है सेमी इंग्लिश, तो ही विल नॉट और शी विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग इंग्लिश। तो पहले ये हम इस तरह करें, अल्फाबेट्स, फिर 2 लेटर वर्ड्स एंड 3 लेटर वर्ड्स हम पहले से तैयार रखें कि व्हाट वर्ड्स वी हैव टू टेक टुडे इन द क्लास, नॉट मोर देन 5 to 10 वर्ड्स पर डे। 5 लफ्ज की प्रैक्टिस 2 वर्ड और 3 वर्ड्स की ले आओ। अब ठीक है, अब आपको वो देखना पड़ेगा क्या आपके जो वर्ड्स हैं वो इस साउंड से ही आपको बनाना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोलेंगे इसको भी 2 बोल रहे हैं, इसको भी 2 बोल रहे हैं, इसको भी 2 बोल रहे हैं। तो जो उनको बता दीजिए कि अब आपको सिर्फ साउंड, अब ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये आगे क्लास में होगा, लेकिन बट ऑल दीज 3 वर्ड्स गिव्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ 2, इनकी आवाज 2 ही निकलेंगी। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेंगे बिफोर गोइंग
बिफोर एंटरिंग योर क्लास में जाने से पहले कि आपको इंग्लिश का बहुत सारा आपको प्री प्लान आपको जाना है कि इतना मुझे आज पढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा वर्क दिख रहा होगा कि पहले से बिफोर। यस, नेवर इंटर इन योर क्लास विदाउट प्रिपरेशन। कभी भी आप अपनी क्लास में बगैर तैयारी के नहीं जाए। सडन आप चले गए मुझे अब ये पढ़ाना है, नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। चाहे आप बहुत वहाँ हार्ड वर्क कर ले, बहुत मेहनत कर ले, इधर से पसीने, बिकॉज यू हैव इंटर्ड इन योर क्लास विदाउट प्रिपरेशन। नेवर इंटर। ठीक है, आधा घंटा बहुत काफी है कि आज मुझे फर्स्ट में इतनी एक्टिविटी लेना है, सेकंड वाला सोचे मुझे ये एक्टिविटी लेना है, थर्ड वाला अपने हिसाब से एक्टिविटी ले, फोर्थ वाला अपने हिसाब से एक्टिविटी ले। तो ये चलेगा स्टैंडर्ड 4 तक, ऐसे पूरे हम उनको रीडिंग हैबिट, उनका प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जब 4th में जाएगा या 3rd में जाएगा, डिक्टेशन, यू हैव टू टेक द डिक्टेशन इन योर क्लास। अब डिक्टेशन क्या है? तो ऐसा है कि जनरली वी कंसिडर, हम उसको इमला नवीसी बोलते हैं। डिक्टेशन के वक्त में आपने कहा कि 2 लिखो, चलिए 2। अब एक बच्चा ये वाला 2 लिखेगा, किसी के दिमाग में ये आएगा, किसी के दिमाग में ये आएगा। अब आपने कहा कि भाई 4 लिखी, एक बच्चा ये वाला 4 लिख रहा है, एक बच्चा ये वाला 4 लिख रहा है, एक बच्चा और कुछ भी स्पेलिंग इस तरह लिख दे उसके माइंड में। तो 2 आपने कहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होशियार रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे TO2 या TWO2 या TOO2 वाला 2। तो आपने जो बोल दिया है, तो उनसे कहा कि जो आपको याद है राइट डाउन दैट स्पेलिंग। अब एक बच्चे ने ये लिखा, किसी ने लिखा ऑल आर एक्सेप्टेबल इन लोअर क्लासेस। तो आपको ऐसे सिंपल, वही जो उनको आपने बताया था वैसे ही आपको डिक्टेशन लेना है। लेकिन जैसे ही बच्चा 4th और 5th क्लास में आ जाएगा, तो उस वक्त में आप जो है कुछ सेंटेंस का डिक्टेशन ले, सेंटेंस का डिक्टेशन, सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्ड आपने कहा कि भाई पॉपुलर लिखिए, बच्चे ने बहुत बार सुना है पॉपुलर। तो सिर्फ आप पॉपुलर इतना बोलिए, थोड़ा रुक के बोलिए, पॉज लेना है आपको। बिकॉज इन अर्ली क्लासेस आपको सिलेबिक का भी नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज सिलेबिक इन इंग्लिश। सिलेबिक ये होता है, इट इज रिलेटेड टू साउंड। अगर बच्चे को अर्ली क्लास में समझ में आ जाता है, कितना भी बड़ा वर्ड लाओ वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिसको हिज्जे बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सिलेबिक कहते हैं। अब सिर्फ पॉ बोल देंगे तो दिमाग में आता है पॉ मींस पीओ पॉ, पू पीओ पू, पॉ पू, लर LAR लर। अब उसको एक बहुत बड़ा दिखने वाला, अब आप क्लास में भी जब उनको बताएंगे तो इस तरह लिखिए, और इसके नीचे उसको फिर जो है आप अपनी बिल्कुल रनिंग राइटिंग में लिखिए कि भाई ये वर्ड यही है, उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। अब कि भाई ठीक है, इसको मिलाओ बेटे, मिला के पढ़ो आप, वो बराबर पढ़ता है पॉपुलर, फिर यहाँ पर हाँ पॉपुलर। अब उसको दिमाग में आगे इंग्लिश में कितना भी बड़ा वर्ड रहो, वो साउंड या सिलेबिक के ऊपर मुनसिर है, डिपेंड करता है। तो वो अगर आप दिल बोले हाँ इसको पॉपुलर पढ़ो, नहीं चलेगा। आपको उसको सिलेबिक में डिवाइड करना है व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड इन द क्लास। पॉपुलर। अब बोलिए ब्यूटीफुल, 3 सिलेबिक वर्ड। आपको ये सिलेबिक वाली प्रैक्टिस अपनी क्लास में लेना है कि इसकी आवाज निकलती है ब्यू, इसकी आवाज निकलती है टी, और इसकी आवाज निकलेंगी फुल। फुल तो उसको आता है, टी भी आता है, ब्यू भी आता है। शिकायत होती है थर्ड वालों से, थर्ड वालों को शिकायत होती है सेकंड वालों से। ये शिकायत का सिलसिला 10वीं तक चलता है, रुकता ही नहीं।
तो उसको कौन देगा? मैं कहता हूँ फिफ्थ वाले की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फिफ्थ को क्लास को पढ़ाते हैं। अब फिफ्थ में टीचर जो है अब स्पेशल इंग्लिश का मिल जाता है, मैथ्स का मिल जाता है, उर्दू का मिल जाता है। फिफ्थ के टीचर को शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 34 से ऐसे बच्चे मिले। अब आपको लग रहा है कि भाई नहीं आ रहा बच्चे को, पहले ही आप जो जून में स्कूल शुरू हुआ आप जो है डिवाइड कर लीजिए, कितनों को आ रहा कितनों को नहीं आ रहा। एक महीने की स्ट्रगल में जिनको नहीं आ रहा वैसे ही प्रैक्टिस लीजिए। अल्फाबेट के साउंड फिफ्थ में स्टार्ट कीजिए, 2 लेटर वर्ड लीजिए, सिलेबिक डिवाइड करके स्पेलिंग पढ़ने लगाइए। वो एक महीने में, क्यों अब उनका माइंड लेवल जो है बराबर है, लेकिन उनको हो सकता है किसी वजह से प्रैक्टिस ना मिली हो, किसी वजह से अब्सेंट रहे हो। टीचर इज नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, हमेशा टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन वो ये बोल के भी नहीं करेंगे इनको 34 से नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, नहीं। आपको ये प्रैक्टिस जून और जुलाई के महीने में ये लेना है। मैं अभी यही पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी 5th स्टैंडर्ड है, मैं 5th में ऐसे ही प्रैक्टिस लेता हूँ। मैंने कभी 4th के टीचर को जाके नहीं कहा कि बाजी आपके बच्चों को ABCD नेवर। मैं 5th में स्टार्ट करता हूँ ये प्रैक्टिस, ये मेरी अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको 7 तक किस तरह वो जो पहले बच्चे फरफर पढ़े किस तरह लेकर आ जाऊँ। बस सिर्फ एक हमको छोटी सी प्रैक्टिस, एक प्री प्लान लेना है। तो आप देखिए 7 तक बच्चे किस तरह इंग्लिश के हो जाते हैं। अब ये 7, 5, 6, 7 को एक ही टीचर इंग्लिश पढ़ाता है कि सब अलग अलग है, 5th के अलग, 6 अलग, ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने। 5, 6, 7 एक ही पढ़ाते होंगे इंग्लिश। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से साउंड ऑफ अल्फाबेट्स, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स एंड सिलेबिक प्रोनाउंसिएशन, इसको कहेंगे सिलेबिक प्रोनाउंसिएशन, पॉपुलर, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप लीजिए। तो इस 7 तक जो बच्चे को नहीं भी आ रहा है वो फरफर पढ़ता है। अब उसके बाद में आ जाता है स्टैंडर्ड 8। अब 8 वालों को भी शिकायत रहती है, उनकी तो बड़ी शिकायत रहती है हाई स्कूल वालों की, भाई प्राइमरी से बच्चे खराब आए हुए। अब हम तो इतना कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो 8 के अगर टीचर है, ठीक है, अगर 40 बच्चों में से अगर 10 को नहीं आ रहा है, 30 को तो आता होगा, नहीं 20 को तो आता होगा। तो आप भी जो है उन 20 बच्चों को अलग से बिठा के इस तरह आपको लीजिए, छोड़ना तो नहीं है किसी भी एंगल। ठीक है, मैं अभी अपना करने के बाद में आई विल गिव चांस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एक थोड़ा हाई स्कूल की तरफ आ जाता हूँ, हाई स्कूल के भी बैठे हैं। अब आ जाता है यहाँ से ग्रामर इंट्रोड्यूस हो गया है स्टैंडर्ड। वैसे 5, 6, 7 की क्लास में जो है डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट यूज ऑफ ग्रामर दिया गया है। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, वो टीचर्स को भी नहीं मालूम है कौन सी एक्टिविटी कैसे लेना है। There are so many activities and those activities are directly related to the board paper of standard 10, जिसको लैंग्वेज स्टडी बोल रहे हैं। वो 5वीं 6ठी की एक्टिविटीज है पूरे। जो हाई स्कूल के टीचर है उनको पता होगा कि जो लैंग्वेज स्टडी है वो सब 5th और 6th स्टैंडर्ड में छोटी छोटी एक्टिविटीज है। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को अगर नहीं आ रहा है तो पहले ये प्रैक्टिस लें। फिर ग्रामर को, हाउ टू टीच ग्रामर। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंसेस। 8 में टेंसेस स्टार्ट कर दीजिए आपके। प्रेजेंट टेंस 8 में चलने दीजिए आप, प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईट मैंगो अगर ले लिया तो आप उसको ईट मैंगो का टेबल सिखाइए। थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा बाजू रखना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस 8 में आपको बता देना है। अगर उसको ग्रैब कर लिए 1 महीने में तो पास्ट टेंस भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए उनको। विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेंसेस दे कांट अंडरस्टैंड ग्रामर, कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर 1st to 4th के भी टीचर्स है, 5th to 7 के भी है, 8, 9, 10 के भी है। इट इज माई रिक्वेस्ट, नेवर नेग्लेक्ट to any student. You must have different strategy for different student. आपके पास में हर बच्चे के लिए एक प्लान हो कि भाई ये नहीं आ रहा इनके लिए मेरा ये प्लान है, अच्छा इनको ये आ गया इनके लिए ये मेरा प्लान है। थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा।
अगर आपको ऑफ पीरियड मिलता है तो ऑफ पीरियड के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि 4 बच्चों को अगर मैं थोड़ा सा इधर एक आप 10 मिनट भी अगर दे दिए तो वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन लगता है, यार सर ने हमको बोला इंग्लिश के लिए, अरे मैम ने हमको इंग्लिश के लिए बोला है, ये 5 वर्ड में याद करके आता। तो ग्रामर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये स्टार्ट होता है टेंसेस से। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ टेंसेस यू कांट टीच ग्रामर। अब टेंसेस का मसला ऐसा है कि टीचर्स जनरली दे डोंट नो द टेंसेस आल्सो, उनको ही पूरे टेंसेस नहीं पता है कि किस तरह किस फॉर्मेट में टेंसेस आते हैं। जनरली दे थिंक ओनली टू टीच द टेक्स्ट बुक इन द क्लास, इट इज आवर ड्यूटी। हमको सिर्फ किताब पढ़ाना है, टेंसेस वेंसेस कौन पढ़ाएंगे? वो ट्यूशन में जाके पढ़ो, कहाँ पढ़ो? ट्यूशन में। लेकिन इंट्रोड्यूस तो करा दीजिए आप। नेवर नेग्लेक्ट, कभी भी नेग्लेक्ट ना करें उनको, लेकिन टेंसेस आप पढ़ा दें। ग्रामर का देखते हैं जैसे जैसे आगे की क्लास में जाएंगे। अब तो ये हो गया है कि 9th और 10th बोथ आर द सेम। 9th और 10th के इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा हो गया, आसानी हो गई है कि 9th और 10th का पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, लैंग्वेज स्टडी, राइटिंग स्किल ऑल आर सेम। तो आपको 2 साल मिल रहे हैं 10वीं को तैयार करने के लिए। 9 भी वही है, 10 भी वही है, ओनली 2 passages are different from 2 passages from 9 textbook and 2 passages from 10th standard 10th textbook। ये 2 ही चीज अलग है, बाकी all the writing skill and grammar level are same। चलिए आपके क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सर प्लीज प्रोवाइड माइक। जी सर। Afternoon, sir. There are many questions in my mind, but just now I will ask you 2 questions. What methods can I adopt to develop the vocabulary in my students? Okay, sir. The second one question is, I want to develop the communication skills of my students. So which method should I adopt to develop their communication skills? Thank you, sir. To increase the vocabulary, how to increase the vocabulary? ठीक है, vocabulary अब किसको बोलते पहले समझ लीजिए आप। हम समझते हैं कि अल्फाज के मानी का मतलब vocabulary होता है। इट इज आवर रॉन्ग कंसिडरेशन। vocabulary सिर्फ अल्फाज मानी नहीं है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बड़ी क्लासेस के लिए हाउ टू डेवलप वोकेबुलरी। सबसे फर्स्ट आपका जो माइंड में है कि ओनली द मीनिंग इज द वोकेबुलरी इज द रॉन्ग कंसिडरेशन। चलिए आ जाते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा हूं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पहले तो हम किस तरह बच्चों के वोकेबुलरी करेंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको पढ़े कैसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग? ये उसका एक पार्ट है, इट इज अ बिट, एक पार्ट है उसका। क्या मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग? सबको मालूम है, ताकतवर। अब उसको बोलिए, अब ये स्ट्रॉन्ग है क्या? ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। वी हैव टू टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो। 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक पोएम है, 7th में आ गया है। अब हम उसको बताना है कि स्ट्रॉन्ग अगर है तो ये क्या है। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि सर ये एडजेक्टिव है, वेरी गुड। अब ये वोकेबुलरी का पार्ट स्टार्ट हो गया है कि स्ट्रॉन्ग के मीनिंग मालूम होंगे, स्ट्रॉन्ग ये वर्ड डिक्शनरी में क्या हैसियत रखता है ये भी मालूम हो गया। अब उसको बोलिए अगर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब क्या होगा। एक साथ कितने काम हो रहे हैं सर, देखिए वोकेबुलरी। अब स्ट्रॉन्ग का एडवर्ब बनाना है, ओनली वी हैव टू ऐड ly, ये बन गया एडवर्ब। ये आपकी वोकेबुलरी डेवलप हो रही है। अब अगर ये एडवर्ब है तो व्हाट इज द नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग? अब नाउन भी बताइए कि स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग का नाउन सर? स्ट्रेंथ, वेरी गुड। अब अगर ये नाउन है तो व्हाट इज द वर्ब ऑफ स्ट्रॉन्ग? व्हाट इज द वर्ब फॉर्म स्ट्रॉन्ग? स्ट्रेंथन, वेरी गुड सर। अब ये इतनी चीजों का नॉलेज, साथ में इसका व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग? वीक। आ
जाइए वीक का भी सेम आप पार्ट दीजिए कि वीक अगर कभी ये एडजेक्टिव है तो व्हाट इज द एडवर्ब, व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द वर्ब। ये अगर आप ऐसे प्रैक्टिस लेते हैं, इट इज कॉल्ड वोकेबुलरी। जनरली वी कंसीडर ओनली टू लर्न द वर्ड्स, मीनिंग इज द वोकेबुलरी, इट इज आवर रॉन्ग कंसीडरेशन। तो ये इतनी प्रैक्टिस लेना है, स्पेशली यू कैन टेक अ पीरियड इन योर क्लास, लेकिन इस टाइप से आपको लेना है। इतनी वोकेबुलरी बढ़ जाती है सर बच्चों की, या आप बोलेंगे बच्चों को समझता है क्या, अच्छा स्ट्रेंथन ये है, स्ट्रेंथ ये है, स्ट्रांग ये है, स्ट्रांगली ये है। और इसके भी आगे अगर आपको जाना है, यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब हम स्ट्रेंथन का एक सेंटेंस बनाएंगे सिंपल, फिर स्ट्रेंथ का एक बनाएंगे, स्ट्रांग का एक बनाएंगे, स्ट्रांगली का एक बनाएंगे। कितनी वोकेबुलरी स्ट्रांग यूज किया, इट इज कॉल्ड वोकेबुलरी। मैं ये कहता हूँ हाई स्कूल टीचर्स को कि इस तरह आप जो है अपनी क्लास में बच्चों की वोकेबुलरी के लिए ट्रेड लें, एक स्पेशल ट्रेड फॉर इंक्रीजिंग वोकेबुलरी। हेलो, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन था सर आपका, हाउ टू how to develop communication skills yes. students. They are not motivating. Though we are motivating. As I started my lecture, at that time I say you have to use simple instructions in your class. Develop environment of English during teaching English. अब बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। Simple instructions, simple sentences, assertive sentences, imperative sentences, simple sentences you have to speak in the class and demand your student only speak in English during English period। तो उसमें हमारा जो है ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। और आप जो अपनी, अगर आपको पॉसिबल है कि आपके स्कूल में अगर कभी एक नोटिस बोर्ड है, तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर जो हमेशा लगाइए और बच्चों को बोलिए, चलिए रीड दोज इंस्ट्रक्शंस, नोटिस मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, सिंपल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन इन इंग्लिश। तो छोटी छोटी जो हम क्लास में एक्टिविटी करते हैं, गाइड देम इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में, टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई सिर्फ उसी से पॉसिबल है। एवरी नाउ एंड देन you have to speak English, you have to motivate your student to speak English। बच्चे हंसते, अरे उसने गलत बोला, कुछ नहीं होता, मोदी जी गलत बोले, कोई हंस रहा क्या? नहीं, कोई नहीं हंस रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन YouTube बता रहे हैं कि उन्होंने गलत बोले, लेकिन कितनी डेयरिंग से बोल रहे थे। हम उनको एग्जाम्पल दें कि अगर प्राइम मिनिस्टर आल्सो स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज फीलिंग फियर, डर लग रहा है उनको। इससे बड़े एग्जाम्पल और क्या होंगे उनके लिए? स्टूडेंट के बच्चे भी बोलेंगे हाँ मोदी जी बोलते, हम भी बोलते हैं। चलिए नाउ अनदर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सर आर यू सेटिस्फाइड? सर आर यू सेटिस्फाइड? Sir, I am speaking English in my classroom, but then also they are not getting motivated, sir. So which method should I adopt to motivate them so that they will able to communicate in English language? You can take the help of YouTube channel. If you have projector, tell them to listen special speeches and the little conversation, छोटे छोटे कन्वर्सेशन आप उनको बताइए, स्पीचेस सुनाइए। एक स्पेशल आप उनको प्रोजेक्टर पर लेकर जाइए उनको, या प्रोजेक्टर पॉसिबल है क्लास में तो लगाइए। सिंपल कन्वर्सेशन उनको पहले आप बताइए कैसे बोल रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑफ सिंपल कन्वर्सेशन। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड यू कैन यूज प्रोजेक्टर इन योर क्लास ऑल्सो सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Another question?
जी सर। But and सर आई एम नॉट ऑडिबल टू यू सर, प्लीज सर। जी। BUT but and BUT put, यस। ये पांचवी जमात के बच्चे को कैसे समझाया जा सकता? BUT but PUT put। देखिए, यू का प्रोनाउंसिएशन जब आप सिखा रहे हैं उसी वक्त में बता रहा था आपको, जैसे सी को कैट बोल रहे हैं और सी को सिनेमा भी पढ़ रहे हैं, तो सेम आपको बता देना है कि यू के कितने साउंड होते हैं, यू के साउंड। अब यहाँ पर जो है हम यूनियन लिख रहे हैं और यहाँ पर अम्ब्रेला लिख रहे हैं। अब यहाँ इसको यू बोल रहे हैं या आ बोल रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेल देम कि यू के अ प्रोनाउन भी निकलता है इसका, जैसे यहाँ पर अम्ब्रेला निकला है, ठीक है, और यू का प्रोनाउन यू भी निकलता है। जैसे यहाँ पर जो है पी के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन अ निकलने वाला है बट, लेकिन पी के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन यू निकलने वाला है, लाइक एज यूनियन, लाइक एज अम्ब्रेला। अब इसको यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ेंगे और इसको अनियन तो नहीं पढ़ेंगे, तो बता दीजिए कि यू कितने साउंड देता है एट द टाइम ऑफ व्हेन यू वर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इन द क्लास। तो ये आपकी अपनी मेहनत है, ये आपका अपना स्ट्रगल है कि आप उसी वक्त कितना उनको क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह यू का प्रोनाउन यू भी निकलता है, अ भी निकलता है। जैसा कि यूनियन में यू निकला है प्रोनाउंसिएशन और अम्ब्रेला में अ निकला है, लाइक द सेम बट में इसका प्रोनाउंसिएशन अ निकला है बट, लेकिन यू पी के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन पुट निकला है। ये आप जब साउंड सिखा रहे हैं तभी बताना है सर आपको, यू के दो प्रोनाउंसिएशन रहेंगे, तो यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन योर क्लास। इसलिए मैं कहा कि फर्स्ट और सेकंड में ये सारी चीजें आ जाना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, उनकी आवाजें क्या निकलती है, साउंड्स। जी सर। सर जी। क्लास 1 to 4 में जब हम इंग्लिश सिखाते हैं जी, तो जिस तरह से हम उर्दू, मराठी, जैसे बच्चे उनके ताज याद कर दिया, तो हम दूसरी स्टेप पर जाते हैं, वो हिस्से करके उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बच्चा पढ़ भी लेता है दूसरी तीसरी तक आने तक। लेकिन अब इंग्लिश जब हम देखते हैं तो इंग्लिश के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है 6-7 क्लास में जाने के बाद। और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, वर्ड्स पढ़ाते हैं बच्चों को, और कुछ वर्ड्स दिखाकर उनको सिर्फ क्या करते हैं, उनके जहन नशी कराते हैं। और एक वक्त के बाद जब 6ठी, 7वीं, 8वीं में जाने के बाद बच्चा खुद से सीखने के बाद कि ये वर्ड्स मालूम है, खुद से अंदाजा लगाकर पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से हम उर्दू, मराठी आसानी से पढ़ते हैं और इंग्लिश के तो अल्फाबेट हमको याद हो जाते हैं 1st-2nd क्लास में, लेकिन उर्दू और मराठी की तरह हम उसको रीडिंग स्किल पैदा नहीं कर सकते बच्चे में। ये क्यों होता है? अच्छा सर, मैंने आपको जो बोला कि टीच द साउंड्स ऑफ ऑल 26 अल्फाबेट इन स्टैंडर्ड 1st and 2nd, क्या आपने ये किया पहले कभी? यस किया आपने, लेकिन आपको जो है, जैसा मैं अभी यहाँ पर मराठी में भी लिख रहा था तो उस तरह आपको जो है फिर मैंने अकबर भी लिखकर बताया आपको, ये प्रैक्टिस भी आप ले सकते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट इंशाअल्लाह। सर वन वावेल है डिफरेंट वॉइस, तो इसमें परेशानी क्यों सर? लाइक जैसे गिव सम एग्जांपल। मेक, M-A-K-E, मेक, Yes, yes. और मेन, M-A-I-N, मेन, जी, तो सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा ना ए का, ये वाला मेन बोल रहे हैं और मेक, जी मेक, हाँ, हाँ, तो क्या? A-I का साउंड सेम है और ए का भी साउंड सेम है, में, हाँ हाँ जी, तो निकल रहा है, सेम साउंड निकलेगा ना सर? तो इसको हम दूर कैसे करेंगे सर? नहीं तो आप उसको जो है ये मे का जब साउंड आप बता रहे हैं तो आगे जो है ये जो यहाँ पर इन जो है, अगर मैं इन बोलेगा बच्चा तो आपको बताना है कि किस तरह जो है ये सेमी साउंड में जब दो वॉवेल जब मिल जा रहे हैं, ये जब आप एमए इंग्लिश आप करेंगे तो यू विल सी
वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स और इन दोनों को मिलाकर जो ए और जो हमारी जो 12 खड़ी के जो साउंड होते हैं ना, वोकल साउंड्स, वो निकलते हैं। तो आप जो इतनी लोअर क्लास में इतना मत बताइए उनको सर, ओनली टीच देम द साउंड्स ऑफ ऑल 20 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स, उनके साउंड बता दें। जैसे उसको एक्स पढ़ते तो क्या बच्चा ये एक्स दिमाग में रख के इसको पढ़ेगा क्या? नहीं बताएंगे तो पढ़ेगा। बस तो हमको बताना है इसके बाद ज निकलती है, एक्स नहीं है, ज जेरोक्स। तो ये आपको उसी, हम इसको जेड एक्स बोल रहे हैं, एक्स। और अभी एक्स के जो है ना, जैसे आमतौर से हम बताते हैं कि एक्स बोल रहे हैं, बोलो जाइलो पढ़ो, तो बोलिए एक्स है ही नहीं। छोटी क्लास में पहले बोलते हैं ज, तो अब रिजल्ट मिल रहे हैं बच्चों। और अभी हम जो देख रहे हैं कि सीबीएसई पैटर्न और या जो नया अभी जो अडॉप्ट हुआ है नया पैटर्न, उसमें ABCD का साउंड ही नहीं मिलेगा, अ ब स ड ग अ ब ब ब ल म, यही साउंड निकल रहा है सर। तो वो उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन हम जो है अपनी क्लास में अलीफ बे, अब आप अरबी में अगर आप बच्चे भेज रहे हैं तो अलीफ बे नहीं पढ़ा रहे हो, देख हमने पढ़ लिया अली बे जीम, नहीं अ ब ज पढ़ा रहे हैं हम सर। अब सब नया मेथड है, तो वी हैव टू फॉलो द सेम मेथड इन इंग्लिश आल्सो। तो तीनों लैंग्वेज आसान हो जा रही सर, उसको मराठी और इंग्लिश और उर्दू तीनों अल्फाबेट की पहचान हो रही। पहले हम बोलते थे कि भाई अलीफ बे, अब नहीं रहा, मौलाना भी अलीफ नहीं बोल रहे उसको, अ ब, हमको भी वही अडॉप्ट करना है सर। You will get there then inshallah sir. Thank you sir. Anyone question from ladies teachers? I am expecting जनरली हमारे जो ख़वातीन होती है छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आए। ये हाई स्कूल लेवल से जी, प्लीज माइक दीजिए मैम। चालू कर माइक चालू। ओके ओके, बटन चालू कर, एक मिनट। पढ़ना लिखना आ रहा है, ऊपर लो माइक माइक, अपनी लैंग्वेज में समझना। अच्छा, बच्चे को समझना। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। जैसा वो नीट में जाता है, नीट की क्लास जब करता है बच्चा, नीट के क्लास जब करता है तो उसको ये मुश्किल आ रही है, इंग्लिश का उर्दू में ट्रांसलेट करने में देर हो जाती है। अच्छा 11th 12th में भी जब साइंस। अच्छा ठीक है, आप नीट के डिफिकल्टी बता रहे हैं, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज पुअर वोकेबुलरी। अभी जो मैं सर को बोल रहा था कि हायर क्लासेस में आफ्टर 10 देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ उर्दू। 10वीं के बाद में उर्दू लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया नीट मटेरियल इन उर्दू, बट वी मस्ट अवॉइड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड उर्दू लैंग्वेज को हमको ब्रेक देना ही है। लेकिन 10th तक हमने उर्दू को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, और वी हैव टू give more and more time, we have to take more and more practice of vocabulary। बच्चे को सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, तो जो सेंटेंस वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा था कि हाई स्कूल लेवल में हमने वोकेबुलरी और उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अगर हमारा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे मैं टेंसेस की बात कर रहा था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि देयर इज नो इंग्लिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेंसेस। अगर उसको टेंसेस आते हैं ना, उसके बगैर इंग्लिश ही नहीं है। और ओनली द अदर रीजन इज दैट वीक वोकेबुलरी और पुअर वोकेबुलरी। ये दो चीजें अगर उसके पास में है, हमारे पास बच्चे जो है उर्दू मीडियम के हैं, लेकिन दे आर टॉपर्स इन देयर कॉलेजेस ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उर्दू मीडियम के गए हैं, लेकिन सर उनसे पूछते हैं फ्रॉम विच स्कूल हैव यू कंप्लीट योर एजुकेशन, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ देयर गुड इंग्लिश। तो बोलते इतनी रीच वोकेबुलरी कैसे है साहब? तो बोलते सर वी हैव डिड मोर प्रैक्टिस इन आवर क्लास, वी हैव डन मोर प्रैक्टिस इन आवर क्लास। हमने क्लास बहुत प्रैक्टिस की है सर इसकी। तो मैं
स्टैंडर्ड 5 से लेकर 12 तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हमको पता है कि 12th में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सो वी से टेक दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन योर क्लास, और बच्चे की वोकेबुलरी स्ट्रांग हो गए, टेंसेस आ गए ना, उसको सब समझ में आता कि वो लेक्चर क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स क्या है, बायो में क्या कंसेप्ट है, बायो में कैसा हो रहा है। जैसे एक टीचर से कहा कि प्लीज डिस्क्राइब शुआई तरकीब इन इंग्लिश, फोटोसिंथेसिस। अब उसको उर्दू में बहुत अच्छा आ रहा बोलना, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ हिज पुअर वोकेबुलरी एंड लैक नॉलेज और द पुअर नॉलेज ऑफ टेंसेस नहीं बता पा रहा है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। उसने 50 बार पढ़ लिया, 50 बार दिमाग में, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख सक रहा है, उसके बाद वोकेबुलरी नहीं। तो जैसा ही बच्चा हमारा 9th में आ जाए तो पेरेंट्स को आप बोलिए कि उनको डिक्शनरी दिलाइए, और टीचर का काम है कि हाउ टू मोटिवेट देम टू इंक्रीज देयर नॉलेज रिलेटेड टू वोकेबुलरी एंड हाउ टू टेक प्रैक्टिस रिलेटेड टू इंक्रीज देयर वोकेबुलरी। अपनी 9th और 10th के बच्चों की ये प्रैक्टिस होना चाहिए, और बच्चों के पास डिक्शनरी होना चाहिए। 2 टाइप की डिक्शनरी उनको बोलिए माँ बाप को 9th में आने के बाद में, उर्दू इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू उर्दू। ये 2 डिक्शनरी कंपलसरी हर बच्चे के पास होना स्टैंडर्ड 9th में। तो फिर आपको ये जो अभी हमारे बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, इंशाल्लाह दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश इफ वी टेक दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन आवर क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर कभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टेंसेस किस तरह सीखें और टेंसेस के कितने टेबल आपके मास में होना चाहिए, और पहले उसको रिटन फॉर्म में लाइए, बाद में उसको आप ओरल फॉर्म में ले सकते हैं। देयर आर 12 टेबल्स ऑफ टेंसेस, 12 टेबल होते हैं। ये इसकी प्रैक्टिस जो है होल इंग्लिश, पूरी इंग्लिश है। ये 4 स्टेप में प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 लफ्ज को अच्छे से याद रखिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट टेंस में भी जाएंगे तो यही 4 चलने वाले हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट है हमारा। बस इसकी प्रैक्टिस अगर होगी उसकी, ये 4 टेबल की, चाहे वो हमारा अब इसमें अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, वर्बल कंस्ट्रक्शन, WH कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिए ईट मैंगो, ईट मैंगो के ये प्रेजेंट टेंस में ये पूरा टेबल कंप्लीट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोनाउन, I, we, you, he, she, it, they। ये हमारे जो 7 प्रोनाउन है, 7 पर्सनल प्रोनाउन, दे वर्क एज अ सब्जेक्ट। अगर ये 7 प्रोनाउन के साथ ये टेबल को बनाया जाता है पूरे कंस्ट्रक्शन में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वर्बल एंड WH। अब आपको अगर ये डिटेल में सीखना है तो देयर आर सो मेनी वीडियोस एंड PDF फॉर्म अवेलेबल ऑन योर YouTube एंड Google। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कि भाई प्रेजेंट टेंस किस तरह अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन रहेगा, किस तरह नेगेटिव रहेगा, किस तरह वर्बल कंस्ट्रक्शन रहेगा, किस तरह WH कंस्ट्रक्शन रहेगा। अगर ये एक बार आ गया है हमको तो हमारी इंग्लिश बहुत आगे चले जाती है। एक मैं टेबल डिसाइड करता हूं यहाँ ईट मैंगो का इन प्रेजेंट टेंस। आई ईट मैंगो, वी ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, ही ईट्स मैंगो, शी ईट्स मैंगो, इट ईट्स मैंगो, दे ईट मैंगो, I am eating mango, we are eating mango, you are eating mango, he is eating mango, she is eating mango, it is eating mango, they are eating mango. I have eaten mango, we have eaten mango, you have eaten mango, he has eaten mango, she has eaten mango, it has eaten mango, they have eaten mango. I have been eating mango, we have been eating mango, you have been eating mango, he has been eating mango, she has been eating mango, it has been eating mango, they have been eating mango। ये हो गया अफर्मेटिव। सेम नॉट
बढ़ जाएगा, निगेटिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट कॉलम में आपको बताना है कि आई नॉट ईट नहीं होता है, आई डू नॉट होता है। बाकी तीनों कॉलम में आई एम ईटिंग हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग, आई हैव ईटन हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव बीन ईटिंग हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। ये सिंपल प्रैक्टिस अगर हम लेते हैं 12 ये 4 कंस्ट्रक्शन की, तीनों टेंस में 4-4 अफर्मेटिव, निगेटिव, वर्बल, WH, तो बहुत बच्चा आगे निकल जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ये सब नहीं आता है नॉलेज। दे स्पीक रेक्टिफाइड इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन हम अगर ये प्रैक्टिस अपने बच्चों की लेते हैं तो बहुत आगे चले जाते हैं बच्चे। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी, if a student done with this all topics, after that he is not able to speak fluent English because of lack of confidence. So how we can get confidence? अच्छा, only because of lack of confidence he tries to speak but he can't fluent English. He has to accompany with an English person, he has to go in an English atmosphere. अब बड़ी क्लास का अगर बच्चा है तो उसको जो है इंग्लिश एटमॉस्फेयर में जाना है, ओनली ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ही बोलना है उसको, ही हैज टू लिसन ओनली इंग्लिश। समझ रहे हैं आप? एक फियर हमारा दूर होना चाहिए, है ना। एक मराठी का बड़ा अच्छा है ना, खोटे बोल पर रेटून बोल, गलत भी अगर बोल रहा है तो बोलना है, ओनली टू इरेज और टू ब्रेक हिज फियर। अपने उस डर को तोड़ने के लिए उसको गलत भी बोला तो बोलना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आता है कि ही अंडरस्टैंड व्हाट ही इज स्पीकिंग, कि वो क्या बोल रहा है, इफ ही इज स्पीकिंग राइट, इफ ही इज स्पीकिंग रॉन्ग। लेकिन उसका फियर तोड़ने के लिए उसको गलत क्यों नहीं बोलता, लेकिन बोलना है उसको। समझ रहे हैं आप? तो ये फियर एक हमारा एक डोगमा है। डोगमा किसको बोलते हैं? जनरली वी कंसीडर, वी लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख लेते हैं, नहीं यार उसने इंग्लिश बोला ना, सब हंस रहे थे, अब मैं काय को बोलूं। ये डोगमा है हमारा, तो ये इससे बाहर निकलना है हमें, एंड वी हैव टू ट्राई टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कि उसका डर जो है ना वही उसको रोक रहा है। In front of those people who is meeting him every day, he can tell English wrongly, but in front of strangers he can't able to speak now. In front of Strangers. Okay. Generally, you are strangers for me, but I am speaking English only because of my confidence. If she has confidence, everywhere she can speak English. समझ रहे हैं आप? तो मैं बोल रहा हूँ क्या करेज होता है वो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। कोई स्ट्रेंजर्स नहीं, कंसीडर द अपोनेंट दैट दे आर स्टैच्यूज। ये सब स्टैच्यू बैठे हैं मेरे सामने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा डर होता है अब मैं जाऊंगा, स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद कर दो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ अब उसके बोलने के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है, यही हमारा डर है। कंसिडर दैट ऑल आर स्टैच्यूज, ये सब स्टैच्यू है मेरे सामने बैठे हुए, एंड आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टैच्यूज। तो ये फियर को आपको निकालना पड़ेगा। आफ्टर यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। जी सर। Sir, my second question is that, sir, I was teaching to my students frame WH questions to get the underlined part as an answer. Yes. So I showed them construction of sentences. At the beginning, you have to put WH words, right? And after that, you have to put helping words or auxiliary words. Yes. But as the words came, whose and how many, how much. So at that time, I used that how many brothers do you have? Whose sister Chiki. So at that time the students got confused, sir.
Sir, he said me that just now you told me that after WH question you have to put helping verb. Yes. Then how did you put how many brothers do you have? Which movie do you see? Yes, it is the practical problem sir shared here. बिल्कुल सही कहा उन्होंने. When we teach WH question, we face the same question and same problem in the class. कि it is the rule. After every WH, helping verb is compulsory. But after how many and how much, helping verb क्यों नहीं आ रहा, noun क्यों नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन है ना सर? Yes. अब देखिए who के बाद भी सेम प्रॉब्लम आता है सर. अभी ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं. फर्स्ट यू हैव टू टीच ऑल द WH वर्ड्स टू योर स्टूडेंट विद देयर मीनिंग. पहला ही काम हमको करना है कि हाउ मेनी WH वर्ड्स आर देयर फ्रॉम वी स्टार्ट क्वेश्चन. कितने WH वर्ड है? ओनली 16 WH वर्ड्स. 16 WH वर्ड है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है. अब ये जो प्रॉब्लम है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू लेट. अब आपको व्हाई आर यू लेट एक मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन जनरली इट इज सेड व्हाई यू आर लेट. ये भी एक क्वेश्चन किया गया, ये भी एक क्वेश्चन किया गया. तो why you are late is the wrong question, क्योंकि इसमें जो है हमारा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा. लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर how many dash, how many what. अगर आपको ये सिखाना है कि how many what, how many क्या, यहाँ आके रुक जाइए. अगर आपको रूल सिखाना है सर कि भैया हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आएगा, तो हाउ मेनी के बाद में ब्रेक लीजिए, वहां अटैच कर दीजिए और उसके बाद में आप लगाइए हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव. तो हाउ मेनी क्या, तो पहले जब भी हाउ मेनी हाउ मच कहा जाएगा तो नाउन पहले आएगा. जैसे कौन सा गेम, कौन सी किताब, ये सेम क्वेश्चन यहां भी आता है सर. विच गेम, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट. फिर गेम क्यों पहले आया, तो यहां पर उनको बताइए कि ये रूल जो है हाउ मेनी, हाउ मच, विच और इसके अलावा हुज के साथ भी सेम प्रॉब्लम आता है सर. हुज, हुज पेन इज दिस. तो बोले हुज के फौरन बाद नाउन आएगा, तो आप बता दीजिए कि हाउ मेनी, विच और हुज, ये इनके साथ में थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा पेक्युलरिटी है कि पहले, हाँ इसलिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले चीज आएगी. हाउ मेनी व्हाट, हाउ मेनी क्या, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब. इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश, यू हैव टू टीच देम इन द क्लास. हाउ मेनी व्हाट, विच गेम और हुज पेन, जिसके बारे में बात चल रही है पहले हमको वो लेना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा. If you have any other rule, you can share here, sir. Do you know any rule of related this question? मैं तो अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि how many what, काय के बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर जिस तरह आपने इसको रॉन्ग कर दिए, अब ये राइट हो रहा है, तो फिर हाउ मेनी यहाँ ब्रदर्स और सिस्टर हम ले रहे हैं, तो फिर कैसे हाउ इट इज. तो उसका मैं ये बता रहा हूँ कि हाउ मेनी व्हाट, हाउ मेनी क्या, किसके बारे में बात चले, पहले हाउ मेनी आएगा, काउंटेबल चीज है, और हाउ मच अनकाउंटेबल चीज के साथ आएगा. हाउ मच इंटरेस्ट डू यू टेक इन योर होमवर्क. तो मैंने इसलिए हाउ मच यूज किया है कि इंटरेस्ट को 1 to 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाउ मेनी ब्रदर्स को हम काउंट कर सकते हैं. इसलिए हाउ मेनी हाउ मच के बाद में नाउन आएगा. इसी तरह विच के बाद भी पहले नाउन आएगा जिसके बारे में बात चली है. विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा खेल आपको पसंद है, कौन सा खेल, कितने भाई बहन, ये आपको बताना. इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश. इफ यू हैव एनी अदर रूल यू कैन शेयर इट. डू यू नो सर एनी अदर रूल? Otherwise, are you satisfied? I am not audible to you, sir.
No sir, I am not satisfied with your answer, sir. Yes, I welcome you, sir, here. And you, any other rule do you know? Your reason, sir. Why are you not satisfied, sir? Do you any other rule? Sir, if I was not confused, so I would not have raised this question to you, no. I was confused, that's why I asked this question to you. Nahin. So in my knowledge, only the same reason I teach in my class. You can take the help of YouTube, you can take the help of Google, you will find another reason for what is the rule behind this. Now see here, which is your favorite game? Now after which there is helping verb which. And now which movie do you like? Which game? Which is your favorite game? Which is your favorite game? Right. अब And अगर now आपको which- कौन सा खेल आपको पसंद है, फेवरेट के बजाय आप यहाँ पर लाइक के मीनिंग लेना है. No sir, what I am saying that how can the concept can be cleared to the learners? That is the question, no? No, you can form in the both way. You can form the question But in just both way. telling that this is the role of English, can Yeah, be yeah. satisfied to our students? Yes, we can satisfy. We have to tell them there are two methods of making question. जैसे मैं भी बता रहा हूँ. Which is your favorite game? अगर आप बोल रहे हैं, it is also acceptable. Which game do you like most? It is also acceptable. ये दोनों भी चल. Both are the correct questions. Okay, thank you. Assalamualaikum. Islam. What is how to about to would be could you and when to introduce it to the student? Generally we use these auxiliaries when we want to make polite request. जब हम polite request बनाना चाहते हैं तो there are so many methods. ठीक है? जैसे आपको अगर बाहर जाना है या आपको कुछ मदद मांगनी है, ठीक है, तो will you please, could you please, these are the construction which we use to make our request in a polite way. एक polite manner में हम अपने request को बोलने के लिए will you please, would you please, can you please, इतने हम sentences use करते हैं. Those all words are used for making our request polite. हम इसको polite request जैसे. Would you please show me the way to the railway station? Can you please show me the way to the railway station? Will you please show me the way to the railway station? All these sentences are polite requests. Generally it is yes no question, but when we use in a common way, it is called polite request. Any other questions, sir? Sir, how to develop study skills in our students? How to develop Study skills. study skill in our student? Give me some example. Making note, summarizing information and transfer. Information transfer. Okay, sir. Yeah. When it is higher stage of the learning, okay, we have to make our student to write by their own. ठीक है सर? तो generally give them simple messages, write simple messages. या write या prepare a simple application. ठीक है? तो छोटे छोटे एप्लीकेशंस लिखना या हमारे छोटे छोटे मैसेजेस है ना. एक आया है अभी नया क्वेश्चन है कि एक सिचुएशन दी जाती है. After that situation, you have to leave, you have to make a note. For example, your father not at home and you received call from his school or his office. आप घर पे, आपके वालिद घर पे नहीं है, आपने उनके फोन पे उठा लिया. अब सामने से जो भी ऑफिसर था आपके फादर के ऑफिस से, he told something for your father कि भाई आपके अब्बा के लिए मैसेज है. फॉर एग्जाम्पल कि where is your father? My father is out of home and sir why have you called? पूछा बच्चे ने, उन्होंने कहा कि there is an urgent meeting in our office, so give our message to your father कि please attend the message at 2 PM. अब आपको भी बाहर जाना है तो ऐसी सिचुएशन, छोटी छोटी सिचुएशन बना के दीजिए. Tell them to transfer that message
मैसेज टू योर फादर इन रिटर्न फॉर्म। कि आपके अब्बा का फोन आपने उठा लिया है तो सिंपल 3 लाइन से स्टार्ट करें कि राइट ओनली 3 लाइन्स के आई रिसीव्ड योर कॉल फ्रॉम योर ऑफिस, योर ऑफिसर टोल्ड मी दैट यू an important message to your father that your meeting they are going to arrange an urgent meeting at 2 PM, so this is an important meeting, you must attend। ठीक है, आपका नाम, कितने बजे फोन उठाए थे, सिंपल उसका टाइम वगैरह लिख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे सिंपल नोट्स आपको प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस लेना है। तो ये है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कि हमने जो सिचुएशन देखा अब उसको रिटर्न फॉर्म में ला लीजिए, एक मैसेज के फॉर्म में ला लीजिए। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस वी कैन टेक इन योर क्लास। जी सर। सर आपका शुरुआत का ही सवाल था इंग्लिश लैंग्वेज की जैसा क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? तो सर इंग्लिश का मेरे हिसाब से सब में बड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। तो उसका एक रीज़न अभी आपको मिला विच गेम। एक शुरुआत से हमारे सर कट और पुट और उसके एक पहले का सी का प्रोनाउंस स कब होगा क कब होगा। सर ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या इंग्लिश में कुछ फिक्स है ऐसा कि सी का प्रोनाउंस क कब आता स कब आता? और ये जो प्रॉब्लम है सर विच इज, इसका कुछ अगर परमानेंट कुछ अगर सॉल्यूशन मिलता है तो शायद हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने। मैंने यहाँ पे COCACUCL लिखा, उसके नीचे CYCICE लिखा। जब भी C के बाद O आएगा, A आएगा, U आएगा, L आएगा या C से पहले आएगा तो इसका हमेशा प्रोनाउंस क निकलेगा। जब भी C के बाद Y आएगा, I आएगा, E आएगा या C का प्रोनाउंसिएशन वहाँ स ही निकलेगा। यू विल फाइंड मेनी वर्ड्स। तो ये जैसे देखो कोड, कैट, कप, क्लियर, क्लीन, यहाँ सी का आवाज निकलता है क। अब जैसे सिलेंडर, सिनेमा, सीमेंट। तो ये थोड़े 5-6 आपको ऐसे वर्ड बता देना है बच्चों को कि वेन एवर यू विल फाइंड OAUL उसका साउंड निकलेगा क। और जब भी आपको Y, I और E मिलेगा सी के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा स। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। थोड़े से हम वर्ड्स 10-10 वर्ड ढूंढ के निकाल ले, 10-10 वर्ड की लाइन लिख दे। जी सर। नहीं, ये इट इज रिलेटेड टू वॉवेल एंड सेमी वॉवेल, जिसमें जैसे A, E, I, O, U वॉवेल्स हैं और इसमें से जो I आया है, ये सॉरी Y आया है, ये सेमी वॉवेल का साउंड देता है। ठीक है, जनरली Y के बाद ये। जी सर। सर यही मैं बताना चाहता था, जिस तरह से आपने ये सी का कंफ्यूजन क्लियर किया, इसी तरह बाकी कंफ्यूजन के लिए कुछ ऐसा फिक्स है क्या, जैसे कट, बट या पुट? सर मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल एंड यूट्यूब, यू फाइंड मेनी थिंग्स, ऑल द कंसेप्ट यू कैन क्लियर। हो सकता मैं आपको यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँ, बट यू कैन, अगर आप में जज्बा है तो यू कैन क्लियर योर ओन, आप कर सकते हैं सर। फिर भी मैंने यहाँ ट्राई किया हूँ जितना मुझे नॉलेज है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ अगर बाकी है तो गूगल एक ऐसी चीज है जिसको आमतौर से मैं उसको अलाउद्दीन का जिन बोलता हूँ कि आपके हाथ में जिन दे दिया है, वो जिन को हुक्म दीजिए, ऑर्डर दीजिए, यू विल गेट मेनी मेथड्स एंड मेनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो सर हम उसकी हेल्प लीजिए सर, इससे भी अच्छा मिलेगा सर आपको, यू विल फाइंड मोर। नहीं, जज़ाकल्लाह, आपने सर बहुत मेहनत की, अच्छा लगा शुक्रिया आपका सुन के। ये तो हम सर वहाँ बाहर भी मिल सकते, हम कुछ और आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सॉरी सर, आपको बुरा लगा होगा तो, लेकिन नहीं, मेरे क्वेश्चन से बहुत बाकी थे। बुरा लगने का नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि मैंने जो कुछ सीखा मैंने अपने ओन स्ट्रगल से सीखा और I failed
5 times in English. मैं 5 बार इंग्लिश में फेल हुआ स्टैंडर्ड 12 में. When I was in standard 12, I didn't know the difference between do and does. मैं अपने आप से बता रहा हूँ आपको. And my students are IAS, IPS and medical students are my students. I have 28 years experience sir. और अभी तो जब मैं सब सीखता था उस वक्त तो कुछ भी नहीं था सर. आज तो बहुत कुछ है. इसलिए मैंने आपको और ईज सहूलत के लिए आपको मैंने कहा, मुझे बुरा कभी नहीं लगता है. आई नेवर माइंड सर. जज़ाकल्लाह सर. सर जी लास्ट सर बेसिकली इंग्लिश मेरे समझ की जबान है जी सर. इंग्लिश जो डिफिकल्ट होता है कि हम नाउन प्रोनाउन ग्रामर समझाने में हमारा इंग्लिश बहुत कुछ डिफिकल्ट हो जाता है. इजी इंग्लिश जो बच्चा पैदाइशी बच्चा जब पैदा होता है हमारे घर में हमारी बात तो वो सीखता है, हमारी बात तो देखता है, तो वहाँ वो ग्रामर उसको जरूरत नहीं पड़ती. अगर हम वो बच्चे को केजी से बोलो या फर्स्ट क्लास से बोलो पहली जमात में, अगर हम उसको वो छोटी छोटी बातें छोटे छोटे अल्फाज जो हम उससे बात कराते रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा सब सारा गेम पूरा आगे रुक जाता है ग्रामर के ऊपर. जब ग्रामर में आता है तो ग्रामर में उसका माइंड पूरा ये हो जाता है. वो सिंपल टेंस कब बोलो, प्रेजेंट टेंस कब बोलो, परफेक्ट कब बोलो, ये सब क्या होता, वर्ब क्यों घुसाना है, एडवर्ब क्यों घुसाना, एडजेक्टिव क्यों घुसाना है. तो ये चीजें आफ्टर द 8th क्लास 7th क्लास जब बच्चा मैच्योर होता है तो लेकिन बेस यहाँ पर हमारा पहली से जो बेस है, अगर हम इंग्लिश में टॉक करें सिंपल इंग्लिश में अगर बच्चों को बात करें, जो हम घर में बात करते बच्चा अगर वो समझ आ जाए तो बहुत कुछ इंग्लिश ग्रामर वो आगे समझ सकता है. मुझे ऐसा लगता है. तो इस पर आपकी क्या राय है वो थोड़ा बताएं. मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि सिंपल इंस्ट्रक्शन वी मस्ट यूज इन आवर क्लास. मैं जो आपको टेंसेस वगैरह बताइए 9th और 10th के लिए था. मैंने पहले 1st to 4th पढ़ाने वालों को यही कहा कि टेक 5 इंस्ट्रक्शन ओनली पर डे and you have to speak those instructions, you have to give those instructions in your class. Speak simple, use simple sentences of English in your class. ये मैं यही बता रहा हूँ कि हमको एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर क्लियर करना है. और सर भी यही बोल रहे हैं कि ग्रामर वगैरह बहुत आटा है. ग्रामर जो है हायर लेवल के लिए था, लेकिन हम जो सिंपल वर्ड्स है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, वो हम लोअर क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं. और उनको बताइए कि भाई जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप बहुत आसानी से बता सकते. एक ही बार बोल दीजिए कि भाई मैं अंदर आ सकता हूँ, आपको आता है मैं आई कम इन भी बोलिए. मैं बाहर जाऊँ क्या, मैं आई गो आउटसाइड. तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे प्रैक्टिस जो है यू कैन टेक इन योर क्लास. और ये बच्चों को सुनने भी अच्छा लगता है और बोलने भी अच्छा लगता है. बिल्कुल सही है कि वी कांट टीच ग्रामर टू लोअर क्लासेस टिल स्टैंडर्ड 8 तक तो कुछ ग्रामर पढ़ाना ही नहीं. इनडायरेक्ट मेथड है ग्रामर का 7 की क्लास में, 6 की क्लास में. हाँ, लेकिन 9th और 10th के लिए वी कैन टेक द प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस एंड ग्रामर. 9-10 के लिए 8 तक तो आपको कुछ भी ग्रामर नहीं लेना है. ओनली यू हैव टू यूज सिंपल इंग्लिश इन योर डे टू डे क्लास. थैंक यू सर.